नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत जनपद में, वही बागपत जिसको राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ कहा जाता है और यही बागपत जहां चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि और इसी बागपत से चौधरी सतपाल मलिक यहां से आते हैं। चौधरी सतपाल मलिक का यहां निधन हुआ। अंतिम संस्कार में उनको राजकीय सम्मान न मिलने से काफ़ी नाराजगी दिखाई दी। लोग इस बात को कहते हुए नजर आए कि जो राज्यपाल रह चुका, सांसद रह चुका शख्स और जो विधायक रह चुके, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके, उन शख्स को आखिर क्या राजकीय सम्मान न मिलना कोई साजिश है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर जो है हल्ला किया। विपक्ष के तमाम नेता जो है इसमें गुस्से में नजर आए। चौधरी जैन सिंह भी वहां पर पहुंचे और अंतिम संस्कार के दिन हालांकि नहीं पहुंचे थे, लेकिन तमाम जो यहाँ के सांसद हैं राजकुमार सागवान वो भी यहाँ पहुंचे थे। लेकिन बागपत में राजकीय सम्मान को लेकर किस तरह की चर्चा है, और जबकि वही कर्म भूमि, वही जन्मभूमि जहां से वो आते हैं। मेरे साथ तमाम लोग हैं बातचीत करने के लिए और यहाँ बड़ौत में इस वक्त हम बैठे हैं। चौधरी साहब, राजकीय सम्मान न मिलना क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो राहुल जी, मैं आपको, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा बागपत में आकर के उठाया। बागपत का इतिहास आप उठा करके देखिए। केंद्र में कोई भी सरकार रही हो, हमेशा से बागपत की अनदेखी हुई है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने माननीय स्वर्गीय श्री सतपाल मलिक जी को, जब उनकी 26 वर्ष की कुल आयु थी, तब बागपत विधानसभा से उन्होंने टिकट दिया। छात्र संगठन के अध्यक्ष जैसे ही वे हटे, उसके बाद विधानसभा का टिकट दिया था और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब वो चुनाव जीत करके गए, मात्र 26 साल की उनकी आयु थी। उसके बाद में वो 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे और उसके बावजूद चौधरी अजीत सिंह जी ने उनको अलीगढ़ से एमपी बनाया सन 89 में, और केंद्र में भी वो मिनिस्टर रहे। 5 बार वे 5 स्टेटों के गवर्नर रहे, जिसमें जे.एंड.के, उड़ीसा, गोवा, शिलोंग और बिहार, 5 स्टेटों के वे गवर्नर रहे। तो राजकीय सम्मान तो उनको मिल जाना चाहिए था। जब एल.के. आडवाणी जैसे व्यक्तियों को ये सरकार भारत रत्न दे देती है। एल.के. आडवाणी जी ने हमारे समाज को दो फाड़ किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो भाईचारा था वो ख़त्म किया। हिंदू मुस्लिम का जो बीज बोया वो एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने बोया। ढांचा गिराने में वो लोग सबसे अगवानी रहे। जब ऐसे व्यक्तियों को भारत रत्न मिल जाता है, और जो असली भारत रत्न थे देश के, उनके लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी, मांग रखी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा थे, उनको इस सरकार ने कितने बाद भारत रत्न दिया। मैं कहता हूँ जिस दिन स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न दिया, उस दिन भारत रत्न खुद खुश हुआ होगा कि मुझे किसी सही व्यक्ति को चुना गया भारत रत्न देने के लिए। जब आडवाणी जी को ये भारत रत्न दे सकते हैं, तो सतपाल मलिक जी को क्यों नहीं राजकीय सम्मान दे सकते? ये तो हक बनता था इनका। वो किसान के घर से पैदा हुए, किसान के घर से वो इन बुलंदियों पे पहुँचे, अपनी बेबाक बात बोलने के बावजूद पहुँचे, तो उनको तो मिलना चाहिए था। हमें इस सरकार से ये उम्मीद नहीं थी ये सतपाल मलिक जी को राजकीय सम्मान ना दें। इससे हम लोग तो बागपत जनपद की जनता इस चीज़ से आहत है। ठीक है, मैं अभी आपसे एक सवाल और लूँगा, लेकिन मास्टर जी आप थोड़ा सा बताइए कि क्या लगता है कि पुलवामा की वो आवाज़ उठाते थे, किसानों की आवाज़ उठाते थे, ये कहीं नुकसान रहा उनको ना मिलना? ऐसा है, अगर वे इस सरकार ने उन्हें राज्यपाल बनाया, अगर वे सारी की सारी जब तक उनकी बात मानते रहे, सरकार उनके खिलाफ कभी सीबीआई ईडी की कोई जांच की बात ही नहीं रखी। जब वे अपनी बेबाक टिप्पणी करने लगे, भाई पुलवामा हमले की भी जांच होनी चाहिए, किसान आंदोलन चल रहा है यहाँ, इस किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, किसानों की मांग का समर्थन होना चाहिए, पहलवानों का जो धरना इस पर चल रहा था जंतर मंतर पर, उसको भी उन्होंने समर्थन दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार और हमारे गवर्नर स्वर्गीय सतपाल मलिक के बीच संवादहीनता हो गई।
हमें तो ऐसा लगता है कि संवादहीनता के कारण ही, क्योंकि गवर्नर का पद एक संवैधानिक पद है और जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर 5-5 बार गवर्नर रह चुका हो, उसका तो वैसे ही राहुल भाई, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, तो उसका तो वैसे ही क्लेम बनता है कि उसको तो तिरंगे झंडे में लिपटा करके राज के सम्मान के साथ सलामी दे करके उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। और क्योंकि हमारे वो गृह जनपद बागपत उनका अपना जनपद है, बागपत में वे पैदा हुए, बहुत थोड़ी उम्र में ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके, उसके बाद वे इंग्लिश में सराय इंटर कॉलेज में पढ़ करके मेरठ कॉलेज के प्रेसिडेंट बने। पहली बार मतपत्र के द्वारा वे मेरठ कॉलेज के प्रेसिडेंट बने और वहीं से फिर उन्होंने चौधरी चरण सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए 1974 में बागपत से विधानसभा का चुनाव लड़ा। वे विधायक बने। 80 में वे राज्यसभा चुने गए, 84 में राज्यसभा चुने गए, 89 में जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से वो सांसद बने और केंद्र में वे मंत्री बने। उसके बाद उन्होंने बीजेपी अपना ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में रहते हुए वे 5 बार गवर्नर बने, लेकिन बाद में आकर के जब बीजेपी की वो बात नहीं मानते, जैसे वो पीछे भी उन्होंने अपने एक बयान दिया था कि मुझे 150 करोड़ की रिश्वत दी जा रही थी, लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया था। जब सरकार उस पर बार बार आरोप लगा रही थी तो उसकी जांच करती, जांच में खुलासा करती कि क्या इसने पैसे कमाए हैं या नहीं कमाए हैं। अगर वो व्यक्ति पैसे कमाता तो सरकारी अस्पताल में अपने अंतिम क्षण में न उठता। तो बागपत की जनता जो है इस बात से बहुत दुखी है और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे हजारों करोड़ दिलों की धड़कन चौधरी जयंत सिंह जी भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गए और उन्होंने सत्यपाल मलिक जी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की कि किसानों ने एक अपना नेता खो दिया। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चौधरी जयंत सिंह जो है अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे, कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर भी थोड़ा रोष लगा लोगों के अंदर। देखिए, एक बात है, जब वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चले गए, अगर ऐसी कोई बात होती तो वहीं क्यों जाते। अब क्योंकि वो केंद्र में मंत्री ये थे, आज उनका प्रोग्राम यहाँ एडा था, लेकिन उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। कल का प्रोग्राम हो सकता है उनका बाहर का कहीं का लगा हुआ हो। वो तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत भी पहुँचे, राष्ट्रीय लोकदल के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान भी पहुँचे और हजारों की संख्या में बागपत जनपद से राष्ट्रीय लोकदल के और किसान के कार्यकर्ता भी पहुँचे। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक चौधरी साहब, आप भी बताइए, आपको क्या लगता है कि सम्मान मिलना चाहिए था कि नहीं, जो सम्मान नहीं मिला राजकीय, आपको क्या? सम्मान तो सबसे बड़ा आत्मसम्मान हो और उस आदमी में आत्मसम्मान था और हर आत्मा कर्म के हिसाब से अपने आवे उन्हें बदरा सम्मान मिला इतने। और आगे तो राजनीति स्टंट है सारे। जिस आदमी में आत्मसम्मान होगा वो सबसे बड़ा सम्मान है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि उनके ऊपर आरोप लगाए सरकार ने, कहा कि इन्होंने जो है 2200 करोड़ की रिश्वत की कुछ बात आई थी और उन्होंने कहा कि मुझे 150 करोड़ की रिश्वत की ऑफर किया गया, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब अंतिम समय में उन्होंने एक चिट्ठी भी अपनी लिखी थी। आपको लगता है ईमानदार आदमी होने की वजह से नुकसान हुआ? जिस आदमी में आत्मसम्मान है उसके लिए दूसरी बात कहने का सम्मान ही नहीं रहता है। जिसमें आत्मसम्मान है वो गलत काम कभी करे ही नहीं। आत्मसम्मान एक ऐसी बड़ी चीज़ हो, जिस आदमी में आत्मसम्मान हो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगा। अच्छा चौधरी साहब, थोड़ा सा आप बताइए मुझे कि क्या ये कहीं आपको, जैसे मास्टर जी ने कहा कि ये संवादहीनता की कमी या फिर किसानों की बात उठाना पुलवामा जैसे मामले पे, ये उनको भारी पड़ गया या कोई साजिश है? देखो, ये उनको नहीं, ये जो जाट नस्ल है ना, जाट नस्ल, ये जाट नस्ल चाहे इसको कितना भी लोग लॉलीपॉप दे लो, जब अगर इनसे पूछा जाएगा तो ये सच बोलेंगे। जो इनकी अंतरात्मा होगी ये वो बोलेंगे। चाटुकारिता इनके बस की ना करनी है। इसीलिए जाट नस्ल, जिसको जाट बिरादरी कहा जाता है, जाट जाति कहा जाता है, इसीलिए ये देश में पिछड़ी थी और इसी वजह से इसके नेता भी पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़ते आ रहे हैं। नहीं तो इस धरती पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जैसे नेता किसानों के नहीं हुए। और अगर राजनीति में देखा जाए तो बेताज बादशाह स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, जिनको किसानों का बेताज बादशाह कहा गया, वे इस जाति में पैदा हुए
इस जात सर छोटू राम जी इस जाति में पैदा हुए, सरदार भगत सिंह जी इस जाति में पैदा हुए, महाराजा सूरजमल जी इस जाति में पैदा हुए, हरफूल जाट जुलानी वाले इस जाति में पैदा हुए। तमाम जो इस देश में जिनका नाम आज है वे इस जाति में पैदा हुए, और बेबाक बोलने के कारण से, अपनी बात स्पष्ट रखने के कारण से कोई भी सरकार रही हो इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। आप 5000 वर्षों तक का इतिहास उठा करके देख लो, जिसने चाटुकारिता करी सरकार की, चाहे सरकार किसी की रही हो, जो चाटुकार रहे हो, चाहे वो किसी विभाग में रहे हो, चाहे फोर्स पुलिस में रहे हो, जो चाटुकार रहे हैं वही आगे बढ़े। चाहे अंग्रेजों के टाइम का इतिहास देख लो, चाहे वो जयचंद का इतिहास हो, किसी का भी इतिहास हो, राजा मान सिंह जी का इतिहास हो, किसी का इतिहास आप उठा करके देख लिए, जो चाटुकार रहे वे आगे बढ़े। जो स्पष्ट बात जिन्होंने की वे सरकार उनको अपना विरोधी मानती थी। सरकार जिस दिन ये समझने लग जाएगी कि ये विडंबना समाज में है, ये सही बोल रहे, ये तकलीफ जनता में है, इन तकलीफ़ों को दूर करना चाहिए, उसी दिन इन लोगों को सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। सम्मान ना मिलने का कारण यही तो है स्पष्टवादिता। स्पष्टवादिता की जो आप बात जिस तरह से कह रहे हैं, जगदीप धनखड़ साहब का भी लोग ऐसे कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ साहब अगला नंबर टारगेट पर है। जगदीप धनखड़ ने 23 वर्ष मड़ाई चाटी इस सरकार की, ठीक 23 वर्षों में सिर्फ 2 बार वो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में किसानों की उसने बात रखी। 2 बार, सिर्फ 2 बार वो इस सरकार में रहते हुए स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की समाधि पर पुष्प अर्पित करने गए। उसी का तो खामियाजा भुगतना पड़ा उसको। मगर मैं जगदीप धनखड़ से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि वो क्यों नहीं जनता के सामने बता रहे, क्यों नहीं बिरादरी के सामने बता रहे, क्यों नहीं भारतवर्ष के किसानों के सामने बात रख रहे, क्यों नहीं भारतवर्ष की जनता के सामने रख रहे कि उसको किन कारणों से मजबूर हो करके इस्तीफा देना पड़ा। वो अभी भी शांत क्यों हैं? मैं उसको पूर्णतया से ये नहीं कह सकता कि वो जाट नस्ल के पूर्णतया से सक्षम व्यक्ति हैं, नहीं तो इतना दमन तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। क्यों नहीं रख रहे वो अभी भी पटल पे? अब काहे का डर है उनको? क्यों नहीं वो अपने समाज के सामने जा रहे? ये समाज तो वो समाज है जो हमेशा से देश की रक्षा करता आया। मुगलों के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। अगर वो अपने समाज में सही बात रखे तो ये समाज जगदीप धनखड़ की भी लड़ाई लड़ेगा, मगर वो रख नहीं रहे। लेकिन सरकार में जयंत चौधरी भी है, आप कह रहे हैं कि जो चाटुकारिता करेगा वो टिका रहेगा। अब जयंत चौधरी भी स्पष्ट बात करते हैं। आपको मालूम होगा जयंत चौधरी जी जितनी भी मीटिंगों में जाते हैं, जयंत चौधरी का यही कहना है कि मैं किसान मजदूर की लड़ाई भूला नहीं हूँ। किसान मजदूर की जो मेरी लड़ाई है मैं उसको बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ सकता। वो लड़ाई मेरी जारी रहेगी, मैं बेशक सरकार में शामिल हूँ। जयंत चौधरी जी का आपने 3 बार वक्तव्य आपके चैनल पे मैंने सुना है कि मैं अपनी जो लड़ाई है उनसे समझौता नहीं करूँगा, मैं किसान की बातों से समझौता नहीं करूँगा। किसानों की बात वो रखने हैं। अब उसमें जयंत चौधरी जी का कहाँ? और फिर दूसरी चीज़ और ले लो यार, 2 तो MP हैं जयंत चौधरी जी के, 2 तो MP हैं। अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? अरे वो रे चंद्रबाबू नायडू जी, वो रे नीतीश कुमार जी, दो ना इस्तीफा। आप भी जयंत चौधरी के पीछे पड़ जाते हो। कोई भी चैनल आवे, जयंत चौधरी के इस्तीफा देने से सरकार गिर रही क्या? 2 MPओं का समर्थन हटाने से सरकार गिर रही क्या? या वो थोड़े से दिन अब मंत्री बन गया, 10 साल वो विपक्ष में रहा, आपको किसी चैनल को जयंत चौधरी हजम नहीं हो रहा क्या? बताओ, किसी चैनल को हजम नहीं हो रहा क्या? कोई बात उठाओ आप जयंत चौधरी पे जाते हो। जयंत चौधरी तो कल बगल हट जाए, उन्हें हटाओ ना। जो बड़े बड़े गाँव हैं, नीतीश कुमार को हटाओ, चंद्रबाबू को नायडू को हटाओ, जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले तक ढपली बजा रहे थे, उन्हें हटाओ ना आप। जयंत चौधरी अरे सरकार में शामिल हो गया तो हमारा छपरौली जो कॉलेज है वो बड़ा विश्वविद्यालय बन गया, उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं वे आगे। यहाँ पर 4 बसें कौशल विकास मंत्रालय की घूम रही, जो बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। अगर जयंत चौधरी मिनिस्टर नहीं होते तो कहाँ से ये कार्य हो जाते?
अगर जयंत चौधरी जी मिनिस्टर नहीं होते तो ये जो पुल बना ये चालू ना होता, इसकी सड़कें चौड़ी ना होती पुल वाली। मिनिस्टर होना सेंटर, क्या गडकरी मिनिस्टर नहीं है? नितिन गडकरी जी, वे भी तो सरकार का विरोध करते हैं। क्या सरकार में रह के विरोध नहीं होता क्या? स्वामी जी नहीं है क्या, जो कभी जनता पार्टी के अध्यक्ष होया करते थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, वे नहीं कर रहे क्या? जो सरकार में रह क्या सरकार की नीतियों की खिलाफत नहीं की जाती क्या? सरकार में रह करके भी अगर सरकार की नीति जनता के प्रति गलत है तो सरकार में रह करके भी उसकी खिलाफत की जाती है। जयंत चौधरी जी ये नहीं है, वो उस खून की पैदाश हैं, वो चाटुकारिता नहीं कर सकते। जिस दिन उनको ये दिखाई देगा कि सरकार किसानों का हित कर रही, मेरी बात नहीं माननी जा रही, उस दिन बगल हो जाएंगे। आपको और हमें भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो खुद स्वतंत्र हैं, वे किसी से पूछ के फैसला नहीं लेते। जयंत चौधरी एक ऐसे नेता हैं युवाओं में कि वे किसी कार्यकर्ता से नहीं पूछते, किसी पार्टी के लीडरों से सलाह नहीं लेते, जो उनका विवेक बोलता है वो वे करते हैं। और पूछो, क्या पूछना? मैं बस यही पूछ रहा हूँ कि वो सरकार में है, क्या वो भी इस बात से कहीं आपको अगर बातचीत होती है आप लोगों की, वो भी इस बात से कहीं असहमत है? हॉस्पिटल में इस सरकार के, जो दिल्ली में सरकार है, इस सरकार के कितने मंत्री गए गवर्नर साहब के देहांत के बाद उस परिवार से मिलने? हमारे यहाँ कल्चर ये है, कितने व्यक्ति गए? हमारे यहाँ ये कल्चर है कि अगर कोई मौत हो जाती है परिवार में, तो जब तक 13वीं नहीं होती तब तक जो है अंत्येष्टि तक जो है जाते रहते हैं, यानी अंतिम संस्कार में भी, फूल चुगाने के लिए भी, और फिर बाद में जो मतलब जब 13वीं होती है तब तक डेली उनके यहाँ जाते हैं। तो लोग चौधरी साहब को इसलिए भी कह रहे हैं कि वो परिवार है उनका, जयंत चौधरी जी का, सतपाल मलिक उनका परिवार है। 13वीं नहीं हुई है सतपाल मलिक जी की, उनका कल अंतिम संस्कार हुआ है, 13वीं नहीं हुई, कल 13वीं है। हाँ, और वो वहाँ जा चुके। और जो सरकारी प्रोग्राम लगे हुए हैं, चाहे वे मुंबई में लगे हुए हैं, चाहे त्रिपुरा में लगे हुए हैं, चाहे उड़ीसा में लगे हुए हैं, जो जयंत चौधरी जी के प्रोग्राम लगे हुए हैं, पहले से ही प्रोग्राम उनको कैसे कैंसिल किया जाता है? जब यहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी हुई देश में, मोदी जी का विदेश का प्रोग्राम था फ्रांस का, क्या फ्रांस का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था? बताओ। गढ़वाड़ में वोटराजी हुई, विदेश के प्रोग्राम कैंसिल हो गए क्या? जो सरकारी प्रोग्राम है उनको कौन आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, उनको कौन दूर कर देगा भाई? बस जयंत चौधरी जी वहाँ पहुँचे जहाँ परिवार उस समय पे सबसे ज़्यादा पीड़ित था। उस समय पे जयंत चौधरी उस परिवार को साथ ना देने खुद हॉस्पिटल में गए, और इससे बड़ा दिल क्या हो सकता है उनका? चलिए, ये तो सतपाल मलिक जी को अपने गुरु की तरह मानते थे। नहीं, चौधरी चरण सिंह के शिष्य थे सतपाल मलिक, और भाई आरएलडी में वो रहे लंबे समय। खैर, बागपत में नाराजगी इस बात को लेकर है कि राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था, और ये सरकार ने कहीं ना कहीं जो किया वो संवादहीनता की कमी मान लीजिए। किसानों के हक में बोलना उनको भारी पड़ गया। पुलवामा जैसे मामले पर जो है उन्होंने सरकार से सवाल किया, लेकिन अभी नाराजगी समाज के बीच है, क्योंकि जो सतपाल मलिक थे वो खाली जाट नेता नहीं थे, वो किसान नेता भी थे, और किसानों की बात करते थे। सरकार में रहते हुए सरकार से जो है वो आंख में आंख डाल के सवाल पूछना, वो किसानों को जो है आज याद आ रहा है। और नाराजगी कैसे जो है ये आगे नजर आएगी, ये आने वाले दिन में तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब बागपत इलाके में लोगों के अंदर, किसानों के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा भी है। मेरे सहयोगी गौरव के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत।